और आज की जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं साथियों, वो यूनिट अपनी एयरलाइन फायर एंड रेस्क्यू। ठीक है, वायुयान में अग्नि दुर्घटना और इससे संबंधित रेस्क्यू कार्य किस तरह से किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एयरलाइन सिस्टम कह दो या एयरलाइन फायर एंड रेस्क्यू कह दो, एक ही बात है। अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। बात करते हैं यूनिट की। हेडिंग लगाइए सबसे पहले आपकी अगली यूनिट। अगली यूनिट है दोस्तों आपकी, और यूनिट का नाम है, अगली यूनिट है और यूनिट का नाम है एयरलाइन। यूनिट का नाम है एयरलाइंस फायर एंड रेस्क्यू। फायर एंड रेस्क्यू, एयरलाइन फायर एंड रेस्क्यू, इस यूनिट की हम चर्चा करेंगे। और इस यूनिट में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये है क्या मामला। दोस्तों, जो विमान होते हैं, एयरलाइंस होते हैं, इन विमानों की आग नियंत्रण के लिए जो चालक दल होता है उनका आक्रामक हस्तक्षेप होता है। अगर वो एक्टिव होते हैं तो वो आग पर कंट्रोल पा लेते हैं। विमानों में जो आग लगती है, वो आग इंजन की कोई पाइपिंग हो, उसके भीतर कोई तेल रिसाव हो जाए, ईंधन का रिसाव हो जाए पाइप में, इंजन की पाइप में, तो उस कारण से इंजन में क्या लग सकती है, आग लग सकती है। और हवा में जब आग लगती है तो सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि हवा में है प्लेन, आग लग गई तो विनाशकारी नुकसान होगा वहां पे जहां दहन और प्रज्वलन होता है। लेकिन इंजन, आग के दमन और पायलटों के साथ हम स्विच ऑफ या थूम डाउन आदि करने में अगर अपन सक्षम होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्लेन को बचा सकते हैं, आग से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तभी तो मैंने कहा कि जो चालक दल है वो बहुत ज्यादा आक्रामक होना चाहिए, बहुत एक्टिव होना चाहिए। यहां पर चर्चा अपन करते हैं कि जो विमान है, उन विमानों की जो आग है, वो आग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार की आग है जिसका पायलट को सामना करना पड़ता है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात। लिखिए, वायुयानों में आग लगने से विनाशकारी नुकसान होता है। विनाशकारी नुकसान होता है। एयरलाइंस आग को नियंत्रित करने के लिए, एयरलाइंस फायर को नियंत्रित करने के लिए, एयरलाइंस फायर को नियंत्रित करने के लिए चालक दल को नियंत्रित करने के लिए जो चालक दल है, इस चालक दल को आक्रामक होना चाहिए। चालक दल को क्या होना चाहिए दोस्तों, आक्रामक होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए। चालक दल को आक्रामक होना चाहिए। अब कितने प्रकार की आग लगती है विमान में, तो उसकी बात करते हैं। तो लिखेंगे विमान में लगने वाली आग के प्रकार। विमान में लगने वाली आग के प्रकार। विमान में लगने वाली आग के प्रकार। 4 प्रकार की आग का सामना करना पड़ता है भैया पायलट को।
कितने प्रकार की? 4 प्रकार की आग का। तो लिखो विमान चालक पायलट को, सीधा लिख दो पायलट को निम्न 4 प्रकार की आग का सामना करना पड़ता है। 4 प्रकार की आग जो है दोस्तों उसका सामना करना पड़ता है पायलट को। कौन कौन सी? एक तो दुर्घटना के बाद की आग, कि दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद में आग लग गई। तो पहली है दुर्घटना के बाद की आग, दुर्घटना के बाद की आग। दूसरी जो आग है वो है बिजली की आग, इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लग जाए तो बिजली की आग। तीसरे प्रकार की जो आग है विमानों में वो है इंजन स्टार्ट के दौरान आग लग जाए तो इंजन स्टार्ट की आग। इंजन स्टार्ट के दौरान आग, इंजन स्टार्ट के दौरान आग लग जाए। और यह दोस्तों इन फ्लाइट इंजन आग, इन फ्लाइट उड़ रही है और इंजन में आग लग जाए, इन फ्लाइट इंजन आग। इन फ्लाइट इंजन आग, इन फ्लाइट इंजन आग। ये 4 प्रकार की जो आग है, इन 4 प्रकार की आग का सामना जो है वो पायलट को करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर जो विमानों में आग लगती है उस आग को कंट्रोल करने के लिए एक दल का गठन किया जाता है। एक दल होता है, एक टीम होती है जो विमान में लगी आग को बुझाने के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं करती हैं, वो होती है ARFF। तो अगली बात लिखिए, छोटा सा हेडिंग लगाएं ARFF। सीधा पूछ सकता है ARFF क्या है? ARFF ये आपसे पूछ ले कि ये क्या है। ठीक है, तो AR का मतलब तो हो गया एयरक्राफ्ट, F का मतलब हो गया फायर और F का मतलब हो गया फाइटर। तो इसे हम लिख सकते हैं एयरक्राफ्ट फायर फाइटर। पूरा नाम क्या हो गया इसका? एयरक्राफ्ट फायर फाइटर। एयरक्राफ्ट फायर फाइटर इसका नाम हो गया। विमानों में आग लगने पर उस आग पर नियंत्रण करने के लिए जो दल होता है उस दल को एयरक्राफ्ट फायर फाइटर या विमानन फायर फाइटर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? इनको कहते हैं विमानन फायर फाइटर। विमानन फायर फाइटर, विमानन फायर फाइटर डैश लगा के लिखेंगे। विमानों में लगने वाली आग को, विमानों में लगने वाली आग को, विमानों में लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए, विमानों में लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए जो दल होता है, नियंत्रित करने के लिए जो दल यानी कि जो टीम होती है, जो दल होता है उसे ही विमानन यानी एयरक्राफ्ट फायर फाइटर, विमानन फायर फाइटर कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? विमानन फायर फाइटर कहते हैं। विमानन फायर फाइटर कहते हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर है तो नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, विमानन
बचाव और अग्निशमन के लिए एक प्रकार का जो अग्निशमन का कार्य करने वाली जो टीम है, जो आपात प्रतिक्रिया में काम आती है, जो आग को बुझाने के लिए, यात्रियों को बचाने के लिए और विमान दुर्घटना में जो भी अन्य चीजें शामिल होती हैं उनको बचाने के लिए एक दस्ता होता है, एक टीम होती है, एक चालक दल होता है, वही ARFF कहलाता है, एयरक्राफ्ट फायर फाइटर्स कहलाते हैं। अगर सीधा सीधा पूछ ले एयरक्राफ्ट फायर फाइटर्स का पूरा नाम, AFF का पूरा नाम, तो हम बता सकते हैं। अब विमान अग्नि सुरक्षा प्रणाली की हम बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, विमान अग्नि सुरक्षा प्रणाली क्या है। तो लिखो, हेडिंग लगाओ, विमान अग्निशमन, विमान अग्निशमन, विमान अग्निशमन प्रणाली, विमान अग्निशमन प्रणाली या अग्नि सुरक्षा प्रणाली, इसको ऐसे कर लो, विमान अग्नि सुरक्षा, विमान अग्नि सुरक्षा प्रणाली, ये ज्यादा बेहतर रहेगा हेडिंग, विमान अग्नि सुरक्षा प्रणाली। तो विमान अग्नि सुरक्षा प्रणाली क्या है, देखिए, आग के प्रकोप का जब पता चलता है तो उस आग के प्रकोप का पता लगाने और सुरक्षा के लिए विमान में एक इकाई लगाई जाती है जिसे अग्नि सुरक्षा प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि सुरक्षा प्रणाली। लिखो, यह एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली होती है, यह एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली होती है जिससे विमान में आग के प्रकोप का पता चल जाता है, आग के प्रकोप का पता चल जाता है कि आग लगी है तो विमान के कौन से भाग में आग लगी है, ऐसा हमें विमान अग्नि सुरक्षा प्रणाली के द्वारा पता चल जाता है। क्योंकि इसमें कुछ इंडिकेटर्स लगे होते हैं। ये जो प्रणाली है इसके अंदर क्या होते हैं, इंडिकेटर्स लगे होते हैं इसके अंदर। अब वो इंडिकेटर किन किन चीजों के होते हैं, जैसे ही कोई धुआं उठी तो स्मोक इंडिकेटर ने काम कर दिया। इंजन के पास हीट सेंसर होते हैं, जैसे ही वहां टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट सेंसर से हमें तुरंत पता चल जाता है कि इंजन में आग लगी है। या कोई हाइड्रोलिक सिस्टम में समस्या आ रही है, हाइड्रोलिक सिस्टम में आग लगी है तो वहां से सेंसर से पता चल जाता है। तो जो कॉकपिट होता है, आगे वाला भाग जिसके अंदर पायलट बैठता है, चालक बैठता है, उस कॉकपिट में दृश्यमान और श्रव्य चेतावनी वहां पर हमें पता चल जाती है, यानी पायलट को पता चल जाता है, दिख भी जाता है, और श्रव्य बीप वगैरह जो ध्वनियां होती हैं वो भी वहां पर सुनाई देती हैं। ठीक है, तो इस प्रणाली में, इस सुरक्षा प्रणाली में क्या होता है, देखिए, लिखो आगे, इस सुरक्षा प्रणाली में लिखो, इस सुरक्षा प्रणाली में, इस सुरक्षा प्रणाली में धुआं, इस सुरक्षा प्रणाली में धुआं संसूचक यानी स्मोक इंडिकेटर, धुआं संसूचक, ताप संसूचक यानी कि टेम्परेचर इंडिकेटर, कोमा हाइड्रोलिक संसूचक, हाइड्रोलिक इंडिकेटर्स, हाइड्रोलिक संसूचक आदि लगे होते हैं, जिनका कनेक्शन कॉकपिट से होता है। किससे होता है? कॉकपिट से होता है। जिनका कनेक्शन किससे होता है दोस्तों? कॉकपिट से होता है। जहां पर, यानी कि कॉकपिट में जहां पर पायलट बैठा है, ठीक है, कॉकपिट से इनका कनेक्शन होता है, जहां पर दृश्य और श्रव्य, जहां पर दृश्य
और श्रव्य संकेत, दृश्य और श्रव्य संकेत प्राप्त होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। दृश्य और श्रव्य संकेत जो है वो कॉकपिट के अंदर प्राप्त हो जाते हैं। पायलट को पता चल जाता है कि प्लेन के किस भाग में क्या समस्या हुई है और कहां पर आग लगी है। ये प्रणाली जो है दोस्तों, जो विमान अग्नि सुरक्षा प्रणाली है, ये प्रणाली उन स्थितियों की निगरानी करती है जिसमें हमें यह पता चलता है कि विमान में आग लगने वाली है। ठीक है, तो पहले ही पता चल जाता है, संसूचक पहले से ही इंडिकेशन कर देते हैं कि भैया ये होने वाला है। ठीक है, ओके। अब यहां पर बात करें तो विमान में जो आग लगती है वो 4 प्रकार की प्राथमिक अग्नि होती है। उसमें कौन कौन सी? एक कक्षा ए वर्ग ए की आग, विमान में जो आग होती है वो आग कौन कौन सी है? तो आग निम्न प्रकार की, आग निम्न प्रकार की कौन सी? एक तो क्लास ए, एक हो गई क्लास बी आग, एक हो गई क्लास सी आग और एक हो गई क्लास डी आग, क्लास डी। ए बी सी डी। ए आग हम जानते हैं कि साधारण कंबस्टिबिलिटी होती है, ठोस पदार्थों की आग है। क्या ये ठोस पदार्थों की आग? ठोस पदार्थों की आग, तो भैया प्लेन में ठोस पदार्थ भी लगे होते हैं। बी जो आग है वो ज्वलनशील तरल पदार्थों की, द्रव पदार्थों की आग है, द्रव पदार्थों की आग। तो वायुयान में द्रव पदार्थ भी उपयोग में लिए जाते हैं, ईंधन भरा होता है। सी गैसीय आग होती है, गैसीय आग। और डी होती है धातु आग, धातुओं की आग। तो क्राफ्ट जो बना होता है वो धातुओं का बना होता है, तो धातुओं की आग। ये 4 प्रकार की आग जो है वो हवाई जहाज की आग में क्या होती है दोस्तों? शामिल होती है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो उपयोग में ली जाती हैं वायुयान के निर्माण में। ठीक है, ओके। अब देखिए, जब हम वायुयान की बात कर रहे हैं, जब हम विमान की बात कर रहे हैं, तो हमें उस स्थान का पता होना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से जिस स्थान पर वायुयान को खड़ा किया जाता है, और जहां से वो टेक ऑफ होते हैं और लैंडिंग करते हैं, उस क्षेत्र को, उस जगह को हम हवाई अड्डा कहते हैं, एयरपोर्ट कहते हैं। तो हेडिंग लगाओ, हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। अब हवाई अड्डे से संबंधित आपको क्या क्या बातें एग्जाम में पूछ सकता है? हवाई अड्डा होता क्या है? तो हवाई अड्डा एक सुरक्षित क्षेत्र है जहां पर हम वायुयान को खड़ा रखते हैं। तो लिखो, यह है वायुयानों के लिए, यह वायुयानों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र है। वायुयानों के लिए सुरक्षित क्षेत्र है कौन? हवाई अड्डा। हवाई अड्डे पर आपातकालीन जो स्थितियां होती है, इमरजेंसी जो बिंदु होती है, इमरजेंसी जो बन जाती है कभी कभार, उस आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए दोस्तों हवाई अड्डों पर अग्निशमन, एम्बुलेंस सेवा और मर्सीलैंड हाइड्रेंट आदि की व्यवस्था रहती है, ध्यान रखना। अगली बात लिखो, आपातकालीन, आपातकालीन स्थितियों से, आपातकालीन स्थितियों से, आपातकालीन स्थितियों से बचने के लिए, बचने के लिए हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे पर, आपातकालीन स्थितियों से बचने के लिए हवाई अड्डे पर अग्निशामक, अग्निशामक वाहन, अग्निशामक वाहन, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस व मर्सीलैंड, व मर्सीलैंड आदि होते हैं, मर्सीलैंड आदि होते हैं। 2 चीजें तो आप समझ गए, तीसरा एक शब्द आपके सामने नया सा आ गया, मर्सीलैंड। देखिए क्या होता है मर्सीलैंड, इसके बारे में बताता हूं। अग्निशामक वाहन तो हो गई अपनी, फायर टेंडर हो गई, एम्बुलेंस हो गई,
मर्सी लैंड होती है दोस्तों जब हवाई जहाज जब लैंडिंग करता है, जब धरातल पर उतरने वाला होता है, तो उससे कुछ समय पहले उसके जो पहिए होते हैं, तो जब वो उड़ान भरता है तो पहिए अंदर की ओर जो है वो पैचअप हो जाते हैं, अंदर की ओर चले जाते हैं, फिट हो जाते हैं ताकि बैलेंस खराब नहीं हो। और जब वापस से वायुयान उतरता है तो जो पहिया है वो पहिया बाहर निकलता है। ठीक, आगे वाले भाग पे पहिया होता है, पीछे 2 पहिए होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि वायुयान के जो पहिए होते हैं वो किसी कारण से बाहर नहीं निकल पाते, खुल नहीं पाते। अब खुलेगा नहीं तो वायुयान जाके टिकेगा कहां से? भाई पहिए तो बाहर निकले नहीं है, तो टिकेगा किस पे? जाते ही टिकेगा तो क्रैश हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हवाई अड्डे पर एक ऐसा क्षेत्र रखा जाता है जिसमें दलदल बना के रखते हैं, घास, मिट्टी, ठीक है, कीचड़, ऐसा डाल करके एक दलदल क्षेत्र बनाया जाता है। उस दलदलीय क्षेत्र को ही मर्सी लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दलदलीय क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? मर्सी लैंड कहते हैं, जहां इमरजेंसी के दौरान जब वायुयान के पहिए नहीं खुले तो ऐसी स्थिति में वायुयान को उस पर लैंड करवाया जाता है। ठीक है, हो गया मर्सी लैंड, आगे और लिखा दूंगा। अब देखिए, हाँ नमस्कार भाई, हम बात करें कि हवाई अड्डा जो होता है, इस हवाई अड्डे से हवाई जहाजों को उड़ाने, वहां पर उनको उतारने आदि की व्यवस्था रहती है। वहां टच पॉइंट होता है, वहां टैक्सी वे होता है, एप्रॉन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। और ये क्या होती हैं, इनकी एक एक की हम बात भी करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखो, हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे पर वायुयानों को उड़ाने व उतारने, उड़ाने व उतारने की व्यवस्था होती है, की व्यवस्था होती है, उड़ाने व उतारने की व्यवस्था होती है। ध्यान दें, हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे पर कई क्षेत्र होते हैं, कई जगह होती हैं। जैसे एक टच पॉइंट, हवाई अड्डे पर टच पॉइंट, हवाई अड्डे पर टच पॉइंट, टैक्सी वे, टैक्सी वे, इसके अलावा एप्रेन, एप्रेन या एप्रॉन, ठीक है, एप्रॉन कह दो, एप्रेन कह दो, एप्रॉन आदि क्षेत्र होते हैं, आदि स्थान होते हैं। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। आदि स्थान होते हैं, आदि स्थान होते हैं। ठीक है, अब ये स्थान जो है ये क्या क्या है, जैसे भी अपन ने मर्सी लैंड की बात की, ऐसे ही जहां पर हवाई अड्डे पर हवाई जहाज को खड़ा किया जाता है वो एप्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? एप्रॉन कहलाता है, या एप्रेन भी लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, एक टैक्सी भी होता है जहां से होकर गाड़ी जो है वो पैसेंजर्स को प्लेन तक ले जाएगी, वहां से वापस लेकर आएगी। और इसके अलावा हवाई अड्डे पर ऐसा क्षेत्र भी होता है जहां पर हवाई जहाजों की मरम्मत करने का काम किया जाता है। ठीक है, वर्कशॉप जिनको कहेंगे, हैंगर होते हैं, फ्यूल स्टेशन होते हैं, कंट्रोल टावर होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा और लिखो, हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे पर वर्कशॉप, वर्कशॉप, ठीक है, हवाई अड्डे पर वर्कशॉप, हैंगर, हैंगर, हैंगर के अलावा फ्यूल स्टेशन, फ्यूल स्टेशन, फ्यूल स्टेशन और सुरक्षा टावर, सुरक्षा टावर आदि व्यवस्थाएं होती हैं, आदि व्यवस्थाएं, आदि व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण को अपनाते हुए वहां पर होती हैं। सबका एक अपना अपना अलग अलग जो है वो काम होता है इन क्षेत्रों का। आगे एक एक के बारे में अपन बिंदुओं में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज अपन यहाँ पर बात करने वाले, रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है। आपसे अगर ये पूछ ले कि रेस्पॉन्स टाइम क्या है, तो हेडिंग लगाएं
रेस्पॉन्स टाइम। वैसे तो नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि रेस्पॉन्स करने का टाइम है, ठीक। अभी हमने कहा एप्रॉन, तो हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जिस स्थान पर हवाई जहाज खड़ा रहता है वो एप्रॉन कहलाता है। हवाई जहाज में जो व्यक्ति सवार हैं, बैठे हैं, उनको दुर्घटना के दौरान बाहर निकालने का जो समय है वो होता है 142 सेकंड। कितना होता है? 142 सेकंड। और अग्निशमन केंद्र पर आग लगने की जैसे ही सूचना मिलती है, उस सूचना के मिलने के समय से लेकर आग बुझाने का जो कार्य आरंभ किया जाता है, बुझा दी गई है नहीं, आरंभ करने तक का टाइम रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। यहां तीन बातें हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले रेस्पॉन्स टाइम। अब रेस्पॉन्स टाइम हम करेंगे कहां? जहां वायुयान खड़ा है। खड़ा कहां है? एप्रॉन पर। तो इसमें पहली बात तो लिखेंगे एप्रॉन। एप्रॉन मैंने कहा था अभी सारे आते जाएंगे एक एक शब्द। तो लिखो हवाई अड्डे पर वायुयान के उतरने के बाद, हवाई अड्डे पर वायुयान के उतरने के बाद जहां वायुयान खड़ा किया जाता है एप्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? एप्रॉन कहलाता है। ये तो हो गया एप्रॉन। फिर अभी हमने कहा एक सर्वाइकल टाइम कितना होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। सर्वाइकल टाइम का मतलब हो गया दुर्घटना के दौरान यात्रियों को प्लेन से बाहर निकालना। 142 सेकंड। कितना आंका गया है? 142 सेकंड। तो हवाई जहाज में सवार व्यक्तियों को बाहर निकालने का जो समय है वो सर्वाइकल टाइम कहलाता है, जो 142 सेकंड माना गया। और रेस्पॉन्स टाइम जो मुख्य बिंदु अपना है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? तो देखिए दोस्तों, जैसे ही वायुयान में आग लगी तो आग लगने की सूचना हवाई अड्डे पर जो अग्निशमन केंद्र है उसको जाएगी। जैसे ही अग्निशमन केंद्र को आग लगने की सूचना मिली, तो सूचना मिलने से लेकर वो जैसे ही वायुयान के पास पहुंचकर आग को बुझाना स्टार्ट करते हैं, अब वहां तक का समय। तो अग्निशमन केंद्र से आकर आग बुझाने का कार्य प्रारंभ करने तक के बीच में जो समय लगता है वो रेस्पॉन्स टाइम, यानी कितने जल्दी हम रेस्पॉन्स करते हैं, यही बात। ठीक है, तो लिखो आग लगने की सूचना अग्निशमन केंद्र, आग लगने की सूचना अग्निशमन केंद्र को मिलने से लेकर आग बुझाने का कार्य, मिलने से लेकर आग बुझाने का कार्य प्रारंभ करने तक में लगा समय क्या कहलाता है? रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। पूछ लेता है पर्सन रेस्पॉन्स टाइम क्या है, तो सूचना से लेकर आग बुझाने का कार्य प्रारंभ करने तक का जो समय है वो रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। क्लियर? जो रेस्क्यू या ऑपरेशन करते हैं आग बुझाने को लेकर, उनके सामान्य नियम क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन के सामान्य नियम
देखो रेस्क्यू ऑपरेशन के सामान्य नियम, रेस्क्यू ऑपरेशन के सामान्य नियम, रेस्क्यू ऑपरेशन के सामान्य नियमों की बात करते हैं कि जब भी वायुयान की आग बुझाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तो सामान्य जो नियम है वो कौन कौन से हमें फॉलो करनी चाहिए, यानी क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, वही कहलाती हैं सामान्य नियम रेस्क्यू के। पहली बात, रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला नियम यह कहता है कि आपके पास सारे संसाधन होने चाहिए, हर प्रकार के साधन आपके पास होने चाहिए, हर प्रकार के साधन होने चाहिए जिनसे कि वायुयान की आग पर काबू पाया जा सके, हर प्रकार के साधन होने चाहिए, ये पहला नियम है। ऐसे नियम आप आग बुझा रहे हो और कोई एक चीज आप लेकर नहीं जा रहे हो कि भाई इसकी तो जरूरत ही क्या पड़ेगी, इसको ले जाने की क्या आवश्यकता है, ऐसा नहीं, सारे के सारे साधन जो है वो आपके पास होने चाहिए। मुख्य बात, जब भी रेस्क्यू कार्य करते हैं तो हमारे पास प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग होना चाहिए, यानी कि सुरक्षात्मक, हमें बचाने वाले कपड़े होने चाहिए, तो प्रोटेक्टिंग क्लॉथिंग का उपयोग करना चाहिए। अगला लिखेंगे, दूसरा नियम क्या कहता है, रेस्क्यू के दौरान प्रोटेक्टिंग क्लॉथिंग का उपयोग, प्रोटेक्टिव लिखो इसको, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग का उपयोग करना चाहिए। अरे कुल मिलाकर फायर सूट, ये कह दो, फायर सूट पहनना चाहिए, अग्नि प्रतिरोधी कपड़े। और जब भी रेस्क्यू के लिए हम जा रहे हैं तो हमें रेस्क्यू के दौरान अगर किसी स्थान पर प्रवेश करना है तो जो जगह ठंडी है, जहां तापमान कम है, वहां से हमें प्रवेश करना चाहिए। तो प्रवेश ठंडे या कम तापमान वाले स्थान से करना चाहिए, कम तापमान वाले स्थान से करना चाहिए, ठीक है। और जो रेस्क्यू टीम है वो हमेशा 2 व्यक्तियों की बनी होनी चाहिए, कम से कम रेस्क्यू टीम में कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए। अगर 2 व्यक्ति नहीं है तो वह रेस्क्यू टीम नहीं मानी जाएगी, इसलिए रेस्क्यू टीम में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो ये अगला यहां लिख देता हूं मैं, नंबर 4, चलो आगे लिख देता हूं, लिखो नंबर 4 लिखो, रेस्क्यू टीम में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम कितने, 2 व्यक्ति रेस्क्यू टीम में होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आग को फैलने से रोकें, अगला नियम, आग को फैलने से रोकें, आग को फैलने से रोकें, आग के निकट लाकर के फोम या पानी जो है उसका उपयोग करें, यानी कि अग्निशमन पदार्थ का उपयोग आग के पास लाकर करें, ताकि प्रभावी प्रयोग हो पाए और कर्मचारी तथा अन्य लोगों को बचाएं, यानी सीधा सा लिख दो, व्यक्तियों को बचाएं, ठीक है। ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो हम किसके अंदर, फायर फाइटिंग के अंदर अपनाते हैं, ठीक है। जब भी अग्निशमन कार्य करता है तो अग्निशमन का कार्य क्या होता है, ध्यान रखना,
अग्निशमन का कार्य होता है कि किसी दूसरी सेवा की आवश्यकता हो तो मदद करें, प्राथमिक उपचार देना आदि, आग को बुझाना, रेस्क्यू कार्य करना और आग लगने की घटना को रोकना। ये सारे कार्य किसमें शामिल होते हैं दोस्तों? अग्निशमन के कार्यों में शामिल होते हैं। अब जब भी विमान में आग लग जाती है तो आपातकालीन स्थिति हो जाती है। तो विमान में आपात स्थिति जो होती है उसके प्रकार क्या है? विमान में आपात स्थिति के प्रकार, विमान में आपात स्थिति के प्रकार। अब आपात स्थिति कब कब आ सकती है विमान में? लिखो, कारण लिख लो, एक ही बात है। विमान में आपात स्थिति के कारण, विमान में आपात स्थिति के कारण, विमान में आपात स्थिति के कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकती है दोस्तों मौसम की मार। किसकी मार? मौसम की मार। मौसम खराब हो जाए, ऐसी स्थिति में प्लेन कहीं टकरा जाए, या फिर विमान के किसी भाग की खराबी, जैसे इंजन फेल हो जाए, लैंडिंग गियर की खराबी हो जाए आदि। तो विमान घटक की विफलता या खराबी। दूसरा कारण लिखो, विमान के किसी कल पुर्जे की खराबी, कल पुर्जे की खराबी, जैसे इंजन का फेल होना, जैसे इंजन फेल होना, जैसे इंजन फेल होना, इंजन फेल होना, या फिर लीडिंग गियर जो है, लीडिंग गियर का फेल हो जाना, लीडिंग गियर का फेल हो जाना आदि, लीडिंग गियर का फेल हो जाना आदि। इसके कारण भी विमानों में क्या हो सकती है? दुर्घटना। आग लग जाए, आग के कारण आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए, विमान में आग लग जाए, विमान में आग लग जाए, विमान में आग लग जाए, तो ये भी आपातकालीन स्थिति होगी। ईंधन की कमी हो जाए, ठीक है, फ्यूल खत्म हो जाए, ईंधन की कमी हो जाए, विमान में क्या हो जाए? ईंधन की कमी हो जाए, ईंधन की कमी हो जाए, ठीक है, या उड़ान चालक दल जो है उसकी स्थिति अनिश्चित हो जाए, कोई समस्या हो जाए उनको, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो विमान आपात स्थिति के क्या है? कारण है। विमान आपात स्थिति की क्या है दोस्तों? ये रीजन है, कारण है। अब कौन कौन से विमान होते हैं उनकी बात करते हैं, कि विमानों के प्रकार कितने हैं, ताकि उस तरीके से हमें पता रहे कि जब भी अग्निशमन करें तो हमें क्या क्या संसाधन लेकर जाने चाहिए। तो हमें प्रकारों का पता होना चाहिए। तो लिखो विमानों के प्रकार, विमानों के प्रकार। तो विमानों के प्रकारों की बात करें तो देखो विमान निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो वाइड बॉडी एयरलाइंस, इनके चौड़ी बॉडी होती है, चौड़े होते हैं, वाइड बॉडी एयरलाइंस, वाइड बॉडी एयरलाइंस, वाइड बॉडी एयरलाइंस। इसके अलावा विमान जो क्षेत्रीय जेट हो, रीजनल जेट, छोटे क्षेत्रों में चलते हो, क्षेत्रीय जेट, छोटे विमान, क्षेत्रीय जेट जो घंटे 2 घंटे 3 घंटे वाली उड़ान भरते हैं, क्षेत्रीय विमान या क्षेत्रीय जेट्स। मध्यम आकार के जेट, मध्यम आकार के जेट्स, मध्यम आकार के जेट्स, या दोस्तों एयरक्राफ्ट यानी टर्बोप्रो, एक होते हैं टर्बोप्रो, टर्बोप्रो क्या होते हैं? टर्बोप्रो, टर्बोप्रो,
टर्बोप्रोप वायुयान, और एक होता है हेलीकॉप्टर्स जिनको सहायक कहते हैं, सहायक एयरलाइन होते हैं, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर सहायक होते हैं हेलीकॉप्टर। ये विमानों के प्रकार हैं। क्या है? विमानों के प्रकार हैं, सारे के सारे नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक और, संकीर्ण शरीर हवा, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट। नैरो बॉडी, ये वाइट बॉडी था, एक होता है नैरो बॉडी, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट, ये हो गए इसके प्रकार। नोट करिए। चलिए आगे बात करते हैं कि जब भी रेस्क्यू कार्य हम करते हैं, विमानों में आग लगती है, तो ऐसी स्थिति में जो मुख्य अग्निशमन एजेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो लिखो मुख्य अग्निशमक एजेंट, यानी आग को बुझाने वाले पदार्थ। मुख्य, लिखो मुख्य अग्निशमक एजेंट, मुख्य अग्निशमक एजेंट। तो आग को बुझाने के लिए मुख्य पदार्थ जो काम में लेते हैं उसमें एक तो है क्लोरोप्रोटीन फॉर्म, एक तो है दोस्तों क्लोरोप्रोटीन फॉर्म। नाम याद रखना, प्रश्न पूछेगा, एक प्रश्न पूछेगा यहां से, ठीक है, जो या तो प्रकारों में पूछ लेगा या जो मैंने आपको कुछ बताया था मर्सिलैंड क्या है, एप्रोन क्या है, उनके बारे में पूछ लेगा। तो क्लोरोप्रोटीन फॉर्म एक होती है, प्रोटीन फॉर्म, दूसरा क्या है, प्रोटीन फॉर्म, प्रोटीन फॉर्म। तो अग्निशमक एजेंट का मतलब हो गया जिनका उपयोग, जिन पदार्थों का उपयोग हम वायुयानों की आग को बुझाने के लिए कर रहे हैं, वो पदार्थ मुख्य अग्निशमक एजेंट कहलाते हैं, आग को बुझाने वाले पदार्थ कहलाते हैं, जिनके अंदर हम बात कर रहे हैं। एक तो हो गया क्लोरोप्रोटीन फॉर्म, एक प्रोटीन फॉर्म, और एक होता है एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, और एक होता है इन सब का कॉम्बिनेशन, मिश्रण। एक होता है इन सब का मिक्सचर, मिश्रण या कॉम्बिनेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन। ये चार प्रकार के मुख्य अग्निशमक एजेंट होते हैं जो एयरक्राफ्ट आग को बुझाने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया क्लोरोप्रोटीन फॉर्म, प्रोटीन फॉर्म, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, और एक होता है इन सब का कॉम्बिनेशन। ये तो हो गए मुख्य। अब मुख्य के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री अग्निशमक एजेंट कौन से जो उपयोग लेते हैं इनके साथ? तो लिखो कॉम्प्लीमेंट्री या सहायक, कॉम्प्लीमेंट्री या सहायक अग्निशमक एजेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री या सहायक अग्निशमक एजेंट। सहायक अग्निशमक एजेंट। अब सहायक अग्निशमक एजेंटों में क्या क्या है? एक तो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक DCP ड्राई केमिकल पाउडर, और एक होता है हेलो कार्बन्स। क्या होता है दोस्तों? हेलो कार्बन्स।
हेलोकार्बन्स। ये क्या है? ये तीनों कप्लीमेंट्री या सहायक अग्निशमक एजेंट है। नाम याद होने चाहिए। एक पर्सन यहां से बनता है, ये इंपॉर्टेंट है पोर्शन, ध्यान रखना। वो कहेगा निम्न में से कौन मुख्य अग्निशमक एजेंट है, या निम्न में से कौन एक सहायक अग्निशमक या कप्लीमेंट्री एजेंट है। ऐसे करके आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो 4 ये और 3 वो, नाम याद होने चाहिए। अब बचाव कार्य के लिए कौन कौन से साधन अपने पास होने चाहिए, उनकी बात करते हैं। लास्ट बिंदु लिखो, बचाव कार्य। बचाव कार्य कौन सा बचाव कार्य? एयरक्राफ्ट में आग लगी है, उसके बचाव कार्य की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो बचाव कार्य हेतु आवश्यक, बचाव कार्य हेतु आवश्यक संसाधन, बचाव कार्य के लिए आवश्यक संसाधन, कौन कौन से संसाधन हमारे पास बचाव कार्य के लिए होने चाहिए, इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो काफी मैं बता चुका हूं। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, ग्लव्स, ग्लव्स, हेलमेट, दस्ताने और हेलमेट होना चाहिए। विजन वाइजर, विजन वाइजर, विजन वाइजर होना चाहिए, ठीक है। विजन वाइजर होता है जिसमें से हमें दिख सके, ठीक है, और धुआं वगैरह भी अंदर ना जाए। स्ट्रेचर्स होनी चाहिए, स्ट्रेचर्स। इसके अलावा जो बचाव कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के विशेष साधन, उनमें कटर्स, टूल, लेडर्स, कटर्स, टूल्स, लेडर, सीडी, लेडर, सीडी, ये भी होनी चाहिए। इसके अलावा सर्च लाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर्च लाइट, सर्च लाइट, तो धुआं वगैरह में देखने के लिए सर्च लाइट होनी चाहिए। सर्च लाइट। इसके अलावा दोस्तों जैक होने चाहिए किसी भारी सामान को उठाने के लिए, अलग अलग प्रकार के जैक, अलग अलग प्रकार के जैक होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के जैक। वुडन कटर, स्लेव कटर, लकड़ी को काटने वाला वुडन कटर या स्लेव कटर, स्लेव कटर, किसी भी चीज को काटना है, भारी हैवी चीज को काटना है, कठोर चीज को, तो उसके लिए रबर ट्यूब्स होनी चाहिए, रबर ट्यूब्स आदि। ये आदि जो संसाधन है दोस्तों, ये विशिष्ट संसाधन है जो हमें रेस्क्यू के दौरान, बचाव कार्य के दौरान हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। रेस्क्यू के दौरान हमारे पास होने चाहिए। तो ये हमने बात की किसकी? बचाव कार्य के नियमों की और वायुयान की आग की। कोई एक प्रश्न आपको यहां से पूछेगा जो सामान्यतः मैं आपको फिर बता दूं, इनमें से वो प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आप लोग इस स्लाइड पे ज्यादा विशेष फोकस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये थी अपनी यूनिट वायुयान, आग और रेस्क्यू से संबंधित। अगले सेशन में अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।